दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके पास ताकत आती है वैसे वैसे नैतिकता और संवेदनशीलता कम होती जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मंत्री हैं या आप एक अधिकारी हैं या आप एक जज हैं। जैसे जैसे पावर लोगों के पास आती है, अक्सर ये देखा गया है कि वो समाज में अपनी पावर का इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। और पावर को जब इस्तेमाल किया जाता है तो तब अक्सर लोग ये भूल जाते हैं वो दूसरों के अधिकारों में या दूसरों की कार्यशैली में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों हमें भारत में जुडिशरी, कार्यपालिका और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उनके बीच में देखने को मिल रहा है। इसके संदर्भ में भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसमें यह कहा गया है कि जजों को अपने आचरण के बारे में सोचना होगा और करीब 4-5 मानदंड उन्होंने दिए हैं जिनके बारे में जजों को ध्यान रखना होगा। ये सूची चीफ जस्टिस को सौंप दी गई है और चीफ जस्टिस ने आगे हाई कोर्ट में उस सूची को भेजने के लिए आश्वासन दे दिया है। ये क्या मुद्दे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, काफी समय से हम लोग ये देख रहे थे कि सरकारी सिस्टम में अक्सर जुडिशरी का हस्तक्षेप रहता था और सिर्फ हस्तक्षेप ही नहीं रहता था, सुमोटो कॉग्निजेंस लेके कमेटियों का गठन कर दिया जाता था ये जानने के लिए कि क्या हमारी जो विधायिका है या जो कार्यपालिका है वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। और अक्सर ये देखा गया था कि न्यायपालिका अपनी तरफ से ही लोगों के नाम सुझा देती थी कि हमने ये नाम तय किए हैं, ये लोग कार्यपालिका के ऊपर या जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसके ऊपर ये आकलन करेंगे कि इन लोगों ने सही काम किया या नहीं। अब ये किसी को नहीं पता होता था कि सिलेक्शन ऑफ कमेटी मेंबर्स किस आधार पे हैं, उनका एक्सपर्टाइज क्या है। अक्सर ये कहा जाता था कि जैसे कि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसको उन्होंने कमेटी पे बैठा दिया, चाहे उसकी कॉम्पिटेंसी हो या ना हो। इसका कारण ये था कि भारत सरकार के काम करने की शैली में, अधिकारियों में और जो सरकार काम करती है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। इसको रोकने के लिए और इस पे नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा है कि आप कमेटी का स्कोप डिफाइन करिए, आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करिए, लेकिन उस काम के लिए कौन आदमी सही है, कौन सही नहीं है, इसकी जिम्मेवारी आप एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा शायद हमें जानकारी है कि कौन एक्सपर्ट है और कौन नहीं है। क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कमेटियां बनती हैं और उनके जो सुझाव आते हैं अगर वो लॉजिकल नहीं हैं या वो सिर्फ मनगढ़ंत सुझाव हैं, इससे आने वाले समय में देश में जिस तरह से एक राजतंत्र चलना चाहिए, प्रजातंत्र चलना चाहिए, उसमें व्यवधान आ जाता है। और जैसा अडानी के केस में भी मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि जिन लोगों को सरकार ने, कोर्ट ने जो कमेटी में बैठाया है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह का कोई तथ्य सामने लेके आ पाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जिस तरह से काम होता है या बाकी किसी भी संस्थानों में जिस तरह से काम होता है वो एक बहुत एक्सपर्टाइज का मुद्दा है। एक जर्नलिस्ट को, चाहे वो बैंकर हो या इकोनॉमिस्ट हो या प्रोफेसर हो या रिटायर्ड जज हो या सिटिंग जज हो, उनको नहीं पता कि सिस्टम कैसे काम करते हैं। हर सिस्टम अपने आप में एक स्पेशलिस्ट मुद्दा होता है। तो मेरे ख्याल से सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है कि आप कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी बता दीजिए कि आपको कौन कौन लोग कमेटी में बैठाने हैं, सही आदमियों का चयन शायद न्यायपालिका ना कर सके, इसलिए एग्जीक्यूटिव में आप उनको छोड़ दीजिए कि कौन नाम होगा, कौन उस कमेटी में बैठेगा। आप लोगों का नाम लेके कमेटी में ना बैठाएं।
सिर्फ स्कोप डिफाइन करें, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। मुझे लगता है ये एक बिल्कुल सही कदम है। चाहे हम ये जरूर बोल दें कि साहब सरकार अपने आदमी बैठा देगी, लेकिन अल्टीमेटली नियंत्रण तो कोर्ट का है। कोर्ट अगर एक्सपर्ट लोगों से सवाल करेगा और सवाल के जवाब अगर मान लीजिए कोर्ट ने 10 सवाल दे दिए हैं कि इन पे इन्वेस्टिगेशन होना है, तो कमेटी के मेंबर हमेशा ये कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी इज्जत भी दांव पे है, उनकी कॉम्पिटेंसी भी दांव पे है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा सरकार की तरफ से, वो इतना लापरवाह होगा कि वो गलत जानकारी कोर्ट को देगा, क्योंकि जो भी जानकारी वो लिखेगा इसमें उसकी इज्जत भी दांव पे है, उसकी योग्यता भी दांव पे है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिपोर्ट तो जनता में जानी ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जिसको आप कमेटी में नॉमिनेट करेंगे वो लापरवाह होगा। लेकिन सही आदमी का चयन मुझे नहीं लगता कि कोर्ट्स कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है और जजेस के पास वो सारी जानकारी नहीं होती है। तो ये बात हमें समझनी होगी। दूसरा मुद्दा जिसको लेके सरकार ने एक दिशा निर्देश दिया है और वो काफी गंभीर है। सरकार ने ये कहा है कि जजेस को जो भी अधिकारी या जो भी लोग उनके सामने उपस्थित होते हैं हियरिंग के समय, उनकी ड्रेस पे, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, उनके सोशल बैकग्राउंड पे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट ना करें। अगर ऐसा जजेस ने किया है तो वास्तव में निंदनीय है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। वो एक समर्थन जरूर कर सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर IIT पास हैं, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है? एक के बाद एक भ्रष्टाचार के केस। तो क्या हम ये कहें कि IIT ग्रेजुएट हमेशा ईमानदार और सक्षम होगा? ऐसा तो नहीं दिखा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे राजनेता हुए हैं जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं था या गवर्नेंस का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे निर्णय और पॉलिसीज देश को दिए हैं। इसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट है या IAS ऑफिसर है वो हाईली क्वालिफाइड हो किसी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में। BA हिस्ट्री भी हो सकता है, MA हिस्ट्री भी हो सकता है, सिविक साइंस भी हो सकता है, लेकिन वो किसी टेक्निकल मंत्रालय का सेक्रेटरी भी हो सकता है। ये उसकी समझ है, उसकी काबिलियत है कि वो अपने आप को किस तरह से ग्रूम करता है और नए चैलेंजेस को सीखने का प्रयास करता है और डिलीवर करता है। तो हमेशा ये कहना कि बैकग्राउंड नहीं है तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और जहां तक बात है सोशल बैकग्राउंड की या एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस की, ये अपने आप में एक रेसिज्म का मुद्दा हो जाता है। हमें कभी भी इस मुद्दे पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए समाज में, क्योंकि किसी की अपीयरेंस वो उसकी भगवान की देन है, वो उसका जेनेटिक्स है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका सामाजिक बैकग्राउंड को हम बदल नहीं सकते। वो जिस समाज से आया है हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज तक बाकी समाज ने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा। तो मुझे लगता है कि अगर जजेस ने ऐसा कमेंट किया है और सरकार ने अगर ये दिशा निर्देश दिए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें सरकार के पास गई होंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो दिशा निर्देश हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को खुद जारी कर देने चाहिए थे। सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब अगर जजेस का आचरण ठीक नहीं था तो बाकी जजेस को टोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अगला मुद्दा जिसको लेके सरकार ने कहा है कि जजेस अक्सर निर्णय लेते हैं, अधिकारियों को आदेश देते हैं कि आप ये काम करें, चाहे वो फिजिबल है या नहीं है, कानून के हिसाब से है या नहीं है, पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं है, या जो निर्णय लिया गया है उसके लिए बजट सरकार ने एलोकेट किया है या नहीं है। ये बात शायद जजेस ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन वो निर्णय सुना देते हैं। और उसके बाद जब फरियादी वापस कोर्ट में जाता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन वो जज खुद ही सुनने को तैयार हो जाते हैं। ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि आप अपने निर्णय को खुद ही सही घोषित करने के लिए दोबारा तत्पर हो गए, जो न्याय संगत नहीं है, जो जिसको हम ये कह सकते हैं अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है।
इस पे भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर आपने कोई ऑर्डर दिया है और उसके ऊपर अगर कोई कंटेम्प्ट पिटीशन आता है तो आप उसकी सुनवाई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका बायसनेस किसी भी कारण से हो, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है या आपका सोशल कंसर्न है या आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, किसी को नहीं पता। इसीलिए ये आपको बात समझनी होगी कि अगर आपने निर्णय लिया है और उस पे अगर कोई फरियादी वापस कंटेम्प्ट पिटीशन लेके आता है तो आप उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, कोई और उसकी सुनवाई करेगा। ये उस कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार क्षेत्र है। तो ये भी एक दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिया है। उसके अलावा बहुत बार अक्सर कोर्ट में अधिकारियों को बुलाया जाता है कि आप आइए और सुनवाई में शामिल होइए। होता यह है कि कोर्ट की प्रक्रिया हमको पता है, घंटों इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर एक केस चल रहा है और जज का केस लंबा खींचने का मूड है तो जो अधिकारी वहां बैठे हैं वो पूरे दिन मंत्रालय में काम ना करके कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, और अगर सामने का वकील पास ओवर ले लेता है तो उस अधिकारी का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए सरकार ने कहा है कि एज ए रूल, नॉट ए ऑप्शन, एज ए रूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप सुनवाई करेंगे, ताकि अधिकारी अपना काम करें और जब सुनवाई का टाइम आए, जब उसको अपीयर होना हो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखे और जैसे ही उसकी स्टेटमेंट खत्म हो दोबारा अपने काम पे लग जाए। इससे सरकार का टाइम बचेगा, काम करने में जो व्यवधान आता है वो रुकेगा, और कोर्ट को आपको जो उनसे स्टेटमेंट लेना है या जो उनसे आपको क्लैरिफिकेशन लेना है आप वो ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चारों सुझाव बिल्कुल सही हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने इनको हाई कोर्ट में भेजने का प्रावधान किया है, और मुझे लगता है कि इन द स्पिरिट ऑफ जस्टिस और सेपरेशन ऑफ पावर ये हमें समझना होगा, और जजेस को भी इस बात को समझना होगा कि उनके आचरण से समाज में उनके ऊपर भी दाग लग सकता है। इस तरह के जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये भारत सरकार की जरूरत नहीं थी अगर जजेस खुद कोड ऑफ कंडक्ट बनाते और जजेस के आचरण पे निगाह रखते, लेकिन क्योंकि जजेस ने नहीं किया इसलिए भारत सरकार को ये कोड ऑफ कंडक्ट के इंस्ट्रक्शन चीफ जस्टिस को सबमिट करने पड़े। अब देखना ये है कि क्या जजेस इस इंस्ट्रक्शन के बाद अपने व्यवहारों में सुधार लाते हैं या इसका विरोध करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या कोड ऑफ कंडक्ट जजेस पे नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस पे एक बहुत बड़ा बेंगलोर डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस। दुनिया के बहुत सारी जुडिशरी ने उसको अपनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की जुडिशरी ने बेंगलोर कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं अपनाया है। इसका क्या कारण है? ये अपने आप में एक चिंता की बात है। क्या जुडिशरी किसी भी तरह की कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में काम नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती? ये आज समाज को सोचना है। जब बाकी देशों को अंदर कर सकते हैं, 75 देशों से ज्यादा लोगों ने उसको अपना लिया, भारत में क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब भी शायद आने वाले दिनों में जुडिशरी से लेना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? इस गंभीर मुद्दे पे आपके भी कोई सुझाव हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।